हेलो फ्रेंड्स, आदाब अर्जय। मैं फिर से आपके सामने आज हाजिर हूँ। स्कॉलर्स स्पेस इंडिया, आपका चैनल जो आपके लिए आपकी ज़रूरतों और आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक पिछले कुछ वक्त से हमने ये कोशिश की है। मैंने कहा था पिछले अपने शॉर्ट्स में आपके सामने पेश की थी कि मैं आने वाले वक्त में आपके सामने माइनॉरिटीज़ के बारे में अलग अलग पहलुओं पर कुछ अपने ख्यालात पेश करना चाहूँगा, अपनी आइडियाज़ आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपसे मुखातिब हो पाऊँ। ये एक ऐसा मौजू है जो हिंदुस्तान में बहुत ही अहम है। मैं स्कॉलर्स स्पेस के इस आर्काइवल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दरअसल बहुत सारे यंग माइंड्स, बहुत सारी जहन लगी हुई है, काफ़ी लोगों की हिम्मत है, काफ़ी लोगों की खुद की ख्वाहिश है और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। मैं उन तमाम का बेहद शुक्रिया और अपनी टीम के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इस चैनल को लोगों ने काफ़ी मेहनत से शुरू की है। मैंने कहा था कि किस तरह से हम माइनॉरिटी स्टडीज़ को, माइनॉरिटीज़ के अलग अलग पहलुओं में बात करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ मिनट के लिए सिर्फ इस बात की तरफ निशानदेही और गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि क्यों हिंदुस्तान में माइनॉरिटी स्टडीज़ नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंस का शिकार रहा है। वाई देर इज़ अ नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी स्टडीज़ इन इंडिया, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर हमें ज़रूरत इस बात की है कि उन वजूहात को, उन तमाम सोशियो कल्चरल या एकेडमिक फैक्टर्स को, क्या एकेडमिक पॉलिटिकल फैक्टर भी कोई चीज़ है, उन तमाम डायमेंशंस को, उन तमाम पहलुओं को हमें देखना पड़ेगा, उसकी तरफ निशानदेही करनी पड़ेगी और ये समझ बन पाएगी कि क्यों माइनॉरिटी स्टडीज़ हिंदुस्तान में कामयाब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ। ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का हिस्सा है और इस हिस्टोरिकल प्रोसेस में इस बात की भी निशानदेही हो पाएगी जब हम उसके तह तक जाएंगे, उसके रूट्स तक जाएंगे कि इसकी जेनेसिस क्या है और उसकी बाई प्रोडक्ट क्या है। बाई प्रोडक्ट एक लफ्ज़ में ये कहें, बाई प्रोडक्ट ये है कि बड़े पैमाने पर जितनी भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, वो तमाम चीज़ें दरअसल उन कमज़ोर तबकों के लिए होती हैं जिसे समाज या एकेडमिक कम्युनिटी में, एकेडमिक सर्किल में, एकेडमिक रिसर्च में पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। क्या ऐसी कोई बात है? ये वजह है। आप भी अपने कमेंट्स में बताएं कि माइनॉरिटी स्टडीज़ क्या मार्जिनलाइजेशन, एक्सक्लूजन का शिकार हुई है जिस तरह हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज शिकार हैं। इन पहलुओं पे हम कई सारे वीडियोस में गुफ्तगू करेंगे। आज मैं मुख्तसरन सिर्फ बहुत प्रिसाइजली अपने ख्याल को, अपने उस एज समाजियात के, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपके सामने सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी स्टडीज़ क्यों नेग्लेक्ट का और नेग्लिजेंस का शिकार हुआ है और उसको ठीक करने के लिए, उन पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस चैनल पे, स्कॉलर स्पेस पे मैं इस बात को आपके सामने ला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आने वाले 15-20 मिनट अपना इस तरह निकालें ताकि आप हमसे इंगेज हो सकें, हम आपसे मुखातिब हो सकें और जो भी सवालात हों, जो भी कमेंट्स हों, जो भी फीडबैक हो, आप ज़रूर मुसलसल वीडियो के दौरान भी अपने यूट्यूब चैनल्स पे ज़रूर पेश कर सकते हैं ताकि मैं आपको सुन सकूं और आगे आपसे गुफ्तगू कर सकूं। जैसा कि मैं कह रहा था, माइनॉरिटी स्टडीज़ हिंदुस्तान में किस तरह नेग्लिजेंस का शिकार है, इस पर कई सारे पहलू हैं और उन तमाम डायमेंशंस और पहलुओं को, उन तमाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखनी जरूरी है कि हम सिलसिलेवार सुने। आगे आप देखेंगे किस तरह से हम उन तमाम लेयर्स को अनरेवल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बात की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी स्टडीज़ दरअसल अहम है और माइनॉरिटी स्टडीज़ को देखने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि माइनॉरिटी स्टडीज़ कुछ ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो हमारे मौजू का बहस मौजू का नहीं है। एक 2-3 बातें हैं, बहुत अहमियत है। पहले ये बात है कि मैंने ये देखा है कि आप तमाम रिसर्च स्कॉलर होंगे, एकेडमिया में होंगे, टीचिंग फ्रैटर्निटी के लोग हैं। हमने ये देखा है कि जब भी माइनॉरिटी स्टडीज़ के ज़मीन में कुछ लिखने की कोशिश की जाती है, तो कुछ थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग की कमी होती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा जाता है कि आपकी पेपर बहुत अच्छी नहीं है, आपके रिसर्च की ग्राउंडिंग अच्छी नहीं है। कुछ खास नुक्ते में सिर्फ आपको हिंट देते जाऊं ताकि आप
को मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुंचा पाऊँ, ये है कि इन्फॉर्म there are theories that can inform minority studies in India. You know, you can also talk about some of the theories that will be really useful. For example, post-colonial theory एक ऐसा क्रिटिकल थ्योरी है जो हमें एक क्रिटिकल लेंस देता है, तनकीदी नजरिया देता है, और ये मदद करता है किस तरह से कॉलोनियल हिस्ट्रीज जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर हिंदुस्तान में, उसको हम समझ पाते हैं। सो इट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प अ लॉट। ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के जरिए ये भी हम पता कर पाते हैं कि किस तरह से, कैसे कॉलोनियल लिगेसीज जो थी उसने पावर स्ट्रक्चर को एक शक्ल देने में, एक शेप करने में, उसकी कल्चरल डायनामिक्स क्या थे, उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशंस के तमाम कंसर्न्स क्या क्या थे, और विद इन माइनॉरिटीज में इन पहलुओं पर क्या गुफ्तगू होती है, ये हमें मदद मिलती है। और इस थ्योरी की एप्लीकेशन के नजरिए से हम ये भी देखते हैं कि हम हिस्टोरिकल प्रोसेसेस जो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस का है, या कॉलोनाइजेशन का पूरा एक प्रोसेस है हिस्टोरिकली, उसके इन्फ्लुएंस को हम समाजी, सियासी, सोशियो इकोनॉमिक या सकाफती तौर तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जिंदगी में देख सकते हैं। और ये भी देखने की कोशिश कर सकते हैं कैसे पोस्ट कॉलोनियल पावर ने और पोस्ट कॉलोनियल पावर डायनामिक्स जो है आजाद हिंदुस्तान में भी एक कंटिन्यूटी जिंदा रखती है, और कंटेम्प्रेरी हिंदुस्तान में आज के दौर में भी हमें माइनॉरिटी का जो पूरा नोशन है, जो नुस्खे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल अपीजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, कैसे उसकी अहमियत अभी भी जिंदा है, और वो कौन से हिस्टोरिकल लिगेसी है जो इसको मदद करता है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है जिसके जरिए हम माइनॉरिटी स्टडीज को समझ सकते हैं। माइनॉरिटी स्टडीज को हम इंटरसेक्शनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, जो फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप की जड़ में देखी जा सकती है, और ये बहुत क्रूसियल है किसी भी सोशल आइडेंटिटीज के अलग अलग परतों को, उसके तहों को समझने के लिए, और कैसे वो तमाम डिफरेंट लेयर्स माइनॉरिटीज की जिंदगी की पहचान से जुड़े हुए, शिनाख्त से जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और इसी जिमन में माइनॉरिटी स्टडीज जो हिंदुस्तान में है, ये मदद कर सकता है किसी भी रिसर्च को करने में कि किस तरह से वो तमाम फैक्टर, मसलन रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक एथनिसिटी वगैरह एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, और लोगों के इनफरादी और इज्तिमाई, इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेप करती हैं, उसकी एक शक्ल देते हैं। और यही दरअसल माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जिंदगी को समझने में मदद मिलती है। और इसकी एप्लीकेशंस भी है, दरअसल ये मदद, इस एप्लीकेशन की अहमियत ये है कि हमें मसलन हिंदुस्तान के मुस्लिम क्रिश्चियंस के बारे में, मुस्लिम खवातीन के बारे में, या दूसरे तमाम माइनॉरिटीज, या विमेन एज ए यू नो होल, विमेन एज अ होल, पूरे हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है उसको हम किस तरह दे सकते हैं। इन तमाम कम्युनिटीज को जो आबादी के एतबार से हम देख रहे हैं, उनकी मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं आइडेंटिटी के, और उसी मल्टीपल डायमेंशंस के बुनियाद पर वो आइडेंटिटीज दरअसल आपस में इंटरेक्ट करती हैं, or they contribute to the further marginalization of women in India. Therefore, they conform and they consolidate, they conform and create, construct a minority within the minority. You know? ये एक therefore intersectionality है जो आपको हमें मदद करती है। दूसरी एक बात, तीसरी एक अहम थ्योरी है सबल्टन स्टडीज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के तौर पर। ये दरअसल हिस्टोरियोग्राफी के मेन स्ट्रीम के रिस्पॉन्स में उभर कर आई थी, और इस सबाल्टर्न की पूरी कोशिश ये थी किस तरह से इतिहास में, तारीख में, दरअसल हिस्ट्रीज में और हिस्टोरिकल एविडेंसेस में, हिस्टोरिकल वॉइसेस में सबाल्टर्न की, उन तमाम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की आवाज को लाई जाए, वो आवाज जो इन कम्युनिटीज की नहीं आई है। और इसके जरिए माइनॉरिटीज जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटी स्टडीज हैं, उसमें हम ये नैरेटिव्स ला सकते हैं उन तबकों के बारे में, वो एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज के बारे में जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, और उनकी आवाज, उनकी शिनाख्त, उनकी बातों को रिसर्च के जरिए, नैरेटिव्स और कहानियों की शक्ल में हम माइनॉरिटी स्टडीज को मजबूत कर सकते हैं। उसी तरह से एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कैसे इसकी एप्लीकेशन है। आप ये, अगर आपके जहन में ये बात आती है कि जिया साहब इसकी एप्लीकेशन क्या है, डेफिनेटली इसकी एप्लीकेशन हैं
हम दरअसल एक्सप्लोर कर पाते हैं, इस बात को तलाश कर पाते हैं कि हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज की, मसलन क्रिश्चियन, सिख, जोरास्ट्रियंस, जैन्स वगैरह वगैरह, तो वो किस तरह से उनकी मार्जिनलाइजेशन हुई हैं और वहाँ कौन सी एजेंसी है जो इन मार्जिनलाइजेशन को जिंदा रखती है, दरकिनार करने की जो पूरी कोशिश है एक तबके को हाशिए में ले जाने की, जो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, उसमें वो क्या है और कैसे उस रेसिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबाल्टर्न स्टडीज की जो अप्रोच है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, हमें माइनॉरिटी स्टडीज को हिंदुस्तान में समय मदद करती है। चौथी एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता चलूं, कल्चरल स्टडीज के जरिए मालूम होती हैं। कल्चरल स्टडीज कल्चरल फ्रेमवर्क देती हैं और ये इन्वेस्टिगेट करती हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो कल्चर के अंदर पाई जाती हैं वो क्या है, किस तरह चल रही है। वो ये भी कोशिश करती हैं, आप देखें, आप उमूमन इस बात को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, अपने एतराफ में इस बात को तलाश सकते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको उसकी निशानदेही कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि रोल ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत अहम होती है, रिप्रेजेंटेशन के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से डिस्कोर्सेस हैं जो सोशल रियलिटीज को शेप करती हैं, उसको एक शक्ल देती हैं, वो अहम है। और इस कॉन्टेक्स्ट में माइनॉरिटी स्टडीज इन इंडिया कल्चरल स्टडीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये थ्योरी मदद करती है हम उन पूरे तमाम कल्चरल कंस्ट्रक्शन को, जो हमारे परसेप्शन को माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ जो ट्रीटमेंट होती हैं, जो इंटरेक्शंस होती हैं, जो उनकी एट्रीब्यूट्स बनाई जाती हैं, उनके लिए जो एक स्टाइल है प्रेजुडिस बेस्ड कंस्ट्रक्ट बनता है, जो सोशल फैक्ट के तौर पर हमारे सामने नजर आता है अलग अलग पहलुओं में, उसे हम कैसे समझेंगे। और इन तमाम बातों को समझने के लिए हमें कल्चरल स्टडीज के फ्रेम को इस्तेमाल करने से काफी मदद मिलती है और हम ये कह पाते हैं कि इन रिसर्च के थ्योरीज की, कल्चरल स्टडीज की थ्योरी भी यूं कहें कि एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरत है, बहुत कारआमद एप्लीकेशन है। ये मदद करेगा मीडिया एनालाइजेशन रिप्रेजेंटेशंस को समझने में, मीडिया से जुड़े हुए लिटरेचर को पढ़ने में, पॉपुलर कल्चर को समझने में कि किस तरह से वो स्टीरियोटाइप और बायसेस की बुनियाद पर किसी भी रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज या ग्रुप्स को दरकिनार करती है, हाशिए में पहुंचाती है, पुशिंग टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ सोसाइटी, राइट। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें मिलता है। एक और फ्रेमवर्क है, पांचवी फ्रेमवर्क मैं अगर कहूँ, जो मुझे लगता है दलित स्टडीज, जो दलित स्टडीज हमें फ्रेमवर्क देती है और उस फ्रेमवर्क के जरिए हम समझ पाते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस हैं दलित के हिंदुस्तान में, दलित वो तबका है जो महरूम है, मार्जिनलाइज्ड है, एक्सक्लूडेड है, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली कास्ट स्ट्रक्चर के बुनियाद पर कुछ खास तबकों को समाज के तमाम फायदों से दरकिनार और किनारे रखना और हाशिए पर खड़े रखना, और जिंदगी के हर मामलात में उन्हें एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है। तो दलित स्टडीज के फ्रेमवर्क में हमने ये देखा है कि ये मदद करता है हमें कि किस तरह से कास्ट की बुनियाद पर, कास्ट के जात के निजाम की बुनियाद पर, जाति व्यवस्था की बुनियाद पर हिंदुस्तान में लोग भारतवर्ष में मार्जिनलाइज्ड हैं। और ये इनिशियली बहुत सेंटर्ड है कास्ट इश्यूज पर। ये थ्योरी हमें मदद भी करता है कि वो क्या, वो डिस्कशन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात होती है कि क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज में दलित्स हैं, उसमें कुछ ऐसी कम्युनिटी है दलित्स हैं, उसको भी समझने में ये फ्रेमवर्क मदद कर सकता है। और वो इंटरसेक्शन देखने में एप्लीकेशन काम आ सकता है थ्योरी का, कास्ट और रिलीजन विद इन दलित कम्युनिटीज कैसे इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में कैसे मिलान करती मिलती हैं, जो हमें डुअल आइडेंटिटी देती है। उन आइडेंटिटीज को देखने में और उन आइडेंटिटी की बुनियाद पर किस तरह से वो तबका और ज्यादा एक्सक्लूड, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होता है। मसलन दलित क्रिश्चियंस को आप देखेंगे, और दलित मुस्लिम्स की बात जो मौजूदा हिंदुस्तान में हो रही है, पहले भी होती रही है, आज के दौर में भी हिंदुस्तान में उठाई जा रही है, हुकूमत हिंद ने भी इस बात को उठाई है। तो इसको हम एकेडमिकली किस तरह समझ सकते हैं। आखिरी के दो और अप्रोच में आपको बताता हुआ चलूं, क्रिटिकल रेस थ्योरी है जो मुझे लगता है इसका इस्तेमाल की जा सकती है, जो दरअसल लीगल स्टडीज में इसकी रूट्स दिखाई देती हैं। ये मदद करती हैं कि किस तरह रेस और रेसिज्म आपस में इंटरसेक्ट करती हैं with different other form, how race and racism intersect with each other
विद द अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दुनिया मतलब हिंदुस्तान की दूसरी और दुनिया की दूसरी तरह की जो समाजी तबकाबंदी है, समाजी स्तरीकरण है, स्ट्रैटिफिकेशन है, वो किस तरह से आपस में ये करता है। जैसे कास्ट और कास्टिज्म किस तरह आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है। तो माइनॉरिटी स्टडीज जो हिंदुस्तान में है उसमें इसकी एप्लीकेशन इस बात से हो सकती है, और ये लाइट शेड कर सकता है कि कैसे रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन में कुछ तबकों के जिंदगी में उस मार्जिनलाइजेशन को बहुत सिस्टमैटिक बनाने में मदद करती है। वो कैसे काम करता है, उस पूरे काम करने के रवैये को, तौर तरीकों को हम सिस्टमैटिकली एग्जामिन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और यही इसकी एप्लीकेशन है कि जो सिस्टमैटिक एक्सपीरियंसेस है माइनॉरिटीज की, जो दरअसल हमारी जिंदगी में तालीम, एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट में, लीगल जस्टिस में, और कई सारे ऐसे समाजी प्लेटफॉर्म में या हिस्सों में समाजी जिंदगी में दिखाई देती हैं, उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे। ये क्रिटिकल रेस थ्योरी हमें शायद उसे भी खंगालने में, समझने में मदद करती हैं। और आखिरी जो पहलू है जिस नजरिए से आप माइनॉरिटी स्टडीज को की अहमियत को देख सकते हैं हिंदुस्तान में, वो दरअसल अंडरस्टैंडिंग डायनामिक्स बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को समझने के लिए। और इसके जरिए हम सेक्युलर पॉलिसीज की इम्पैक्ट क्या है, कम्युनल टेंशंस की राइज जो है उसकी एक्सक्यूज मी, कम्युनल टेंशंस किस तरह से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पावरफुल टूल के तौर पर हिंदुस्तान के हर इलाके में फैलती रही हैं, आजादी के बाद, आजादी के पहले भी होती रही। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये फेनोमेना इंटरवल्स में, अलग अलग दौर में, अलग अलग हिंदुस्तान के स्टेट्स में, शहरों में पाई गई हैं। तो वो क्यों इस तरह होती हैं, क्यों ये कम्युनल टेंशंस बार बार वापस हिंदुस्तानी समाज में दिखाई देता है। सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म का ये फ्रेमवर्क है, हमें ये मदद करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का भी इस्तेमाल करके ये मदद मिलेगी हमें कि हम कम्युनल पॉलिटिक्स को, जो सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज को इफेक्ट करती हैं, और किस तरह से माइनॉरिटीज के राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस को सेकुलर पॉलिसीज पॉलिसीज के जरिए बेहतर बनाए जा सकते हैं, इंक्लूसिव पॉलिसीज के जरिए। हमें पता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंक्लूसिव पॉलिसीज के लिए बेशुमार सेंटर खुले हुए हैं, 30 से ज्यादा मरकज बने हुए हैं अलग अलग हिंदुस्तान के स्टेट्स में। तो उन सेंटर्स के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है, और हिंदुस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है वो, गवर्नमेंट के, चूंकि ये सरकारी इदारों का हिस्सा है। तो यहाँ पे एक कोशिश है कि कैसे इन रेथनिक रिलीजियस माइनॉरिटीज के उन पहलुओं को इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर किया जाए, एकेडमिक इंक्वायरी की जाए, जो सेक्युलरिज्म पॉलिसी, सेक्युलर पॉलिसीज के जरिए उनकी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। और ये तमाम थ्योरीज, कुछ खास जो मैंने 7 थ्योरीज आपको बताई, या आप कई बार इसे अप्रोच के तौर पर देख सकते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटीज, सबाल्टर्न स्टडीज के तौर पर, कल्चरल स्टडीज फ्रेमवर्क, दलित स्टडीज फ्रेमवर्क, क्रिटिकल रेस थ्योरी, और सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म के जरिए हमें ये पता चल पाएगा कि हम एक बहुत ही रोबस्ट फ्रेमवर्क उस एक्सपीरियंसेस को, जो बहुत ही डाइवर, हेट्रोजेनस, बहुत ही विविधता से, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के साथ माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जिंदगी में उन अनुभवों, तजुर्बों को कैसे हम संजो सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको नैरेटिव की शक्ल में वापस ला सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि सोशियो कल्चरल लैंडस्केप जो हिंदुस्तान की है वो बहुत ही रिच है। और उस रिचनेस को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को भी समझें। और यही तय कर पाता है, यही बता पाएगा कि हिंदुस्तान में किस तरह से माइनॉरिटी स्टडीज की जो अहमियत है उसे हमने कम होते हुए देखा है। इसी ज़िमन में मैं आखिरी मरहले में चलता हूँ, और इस बात की तरफ आपको लेता चलूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों इस तरह की। इस ज़रूरत के लिए ये अहमियत था कि उन तमाम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होती है, और हमें इस बात की भी क्लैरिटी बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से माइनॉरिटी स्टडीज़ की जो एपिस्टेमोलॉजी है, उसकी जो एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ नॉलेज है, उसे हम बेहतर कर पाएंगे। और इसलिए हमें इस बात
पे बहुत ज़्यादा गौर और फ़िक्र करनी चाहिए। हमने ये देखा है 2006-2007 के बाद कि उन तमाम पॉलिसीज़ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ बनी हैं, उसमें भी इसकी निशानदेही की गई और वो सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल टूल के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। हम ये देखते हैं कि 20 साल पहले हिंदुस्तान में माइनॉरिटी स्टडीज़ की कोई नामो-निशान समाजी उलूम में, सोशल साइंसेज़ में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती थी। हालाँकि हिस्टोरिकल स्टडीज़ बहुत हुई हैं, बेशुमार बहुत अच्छे स्टडीज़ हुए हैं। पार्टीशन के बाद पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत सारा, सोशियोलॉजिस्ट ने भी कुछ नुमाया काम किया है। मसलन गौस अंसारी की जो काम है हिंदुस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर, इम्तियाज़ अहमद जो बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हिंदुस्तान के रहे हैं और अभी भी कई सारे यंग सोशियोलॉजिस्ट हैं जो लिख रहे हैं। बहुत सारी बेहतरीन मज़ामीन हमारे सामने दिखाई देती हैं। मैं उन तमामों की फ़हरिस्त अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे किसी दिन शेयर करूँगा ताकि आप सिर्फ़ उस पेज को देखकर उनकी लिंक स्टडीज़ को देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें उन वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, ये एक मौज़ू है। उसे हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन कैसे उसके इस्तेमाल के ज़रिए हम फ़ायदे उठा सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है और उस करिकुलम को हिंदुस्तान के तमाम समाजियाती करिकुलम के साथ में एक कंपैरिज़न करनी चाहिए, देखनी चाहिए कि क्यों इंडियन सोशियोलॉजी में 1920 के बाद और 1950 के बाद 60 की दिहाई में भी हमें बहुत ज़्यादा काम नहीं दिखाई देते हैं। और क्या क्या ऐसा तो नहीं है, मुझे इस बात को आपके सामने रखने में बहुत झिझक नहीं है, इस बात को कहने में, क्या ये बात सही नहीं है? इज़ इट नॉट करेक्ट कि शायद हिंदुस्तान की सोशियोलॉजिकल फ्रेटर्निटी या माहिरीनों ने माइनॉरिटी स्टडीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और यही वजह है कि माइनॉरिटीज़ के बारे में जो मिसकंस्ट्रक्शन है, मिसकंसेप्शंस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, बेशुमार बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस जो हैं, जिसके बिना पर अक़लियती तबकों को, तमाम माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से 2 क्रिश्चियंस एंड दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बेशुमार परेशानियों से हर दिन की ज़िंदगी में गुज़रना पड़ता है। क्या ये भी एक रीज़न है कि हिंदुस्तान की सोशियोलॉजिकल एंड सोशल साइंसेज़ में माइनॉरिटी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और इस तवज्जो नहीं देने की वजह कर करिकुलम में, डिस्कशन में, डिबेट्स में और वापस घरों में ये बात नहीं गई और हमने बेपनाह प्री कंसीव्ड नोशंस और बायसेस की बुनियाद पर अपनी तरबियत बच्चों को दी है और ये हिस्टोरिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती गई हैं और जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बेशुमार परेशानियों से रूबरू कराया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रैशनैलिटी और रैशनल थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए उन मेथोडोलॉजिकल नुआंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कई बार अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने, यूरोप के कई सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल किया और यही वजह है कि माइनॉरिटी स्टडीज़ अमेरिकन सोशियोलॉजी में बहुत पावरफुल स्टडी के तौर पर देखी जाती है। इसके बरअक्स हिंदुस्तान में साउथ एशिया में माइनॉरिटी स्टडीज़ पे काम करने वालों को बहुत अच्छी जगह नहीं मिली है, बहुत उन रिसर्च को बहुत तवज्जो नहीं मिली है और यही वजह यही मेरी एक अपील भी है, यही मेरी एक कोशिश भी है और उन तमाम हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, यंग सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत माहिरीन रिसर्चर हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूँ उसी ज़िम्न में, उसी लाइन में इस बात की प्ले के साथ कि माइनॉरिटी स्टडीज़ के मायने ये नहीं होता है कि हम सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर रिसर्च करें। माइनॉरिटीज़ तो बेशुमार किस्म की होती हैं, उसमें बहुत हेटेरोजेनिटी है। उन हेटेरोजेनिटी को अगर हम ध्यान दें, विविधताओं को, मुख्तलिफ़ किस्म के गिरोहों को अगर ध्यान दें, तो हमें एहसास होगा कि माइनॉरिटी स्टडीज़ एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं। मैंने तो एक अपने पेपर में ये भी लिखा कि दलित भी एक माइनॉरिटी ग्रुप का हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है। हिंदुस्तान की ख़वातीन माइनॉरिटीज़ के कैटेगरी में हासिल होती हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के दरअसल समाजियाती मायने ही ये हैं कि वो तमाम लोग जो समाज के पावर रिलेशंस में उस दौर के सोसाइटी के पावर रिलेशंस में कमज़ोर हों, नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके कम उनको समाजी, सियासी, माशी एतबार से कमज़ोर होना ही उन्हें माइनॉरिटी बना देता है, वो ख़्वाह कोई भी तबका हो।
अक्सर हमें हिंदुस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज ज्यादा कमजोर नजर आई है, लेकिन दूसरे भी तबकात हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है, और इसके वजह कर उस पर कई सारे पॉलिसीज, रिसर्च एफर्ट्स एंड प्रोग्राम्स हैं, लेकिन रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के एकेडमिक प्लेटफॉर्म में, इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर में उन पर अहमियत दी गई है, और इस वजह कर एकेडमिक रिसर्च में भी माइनॉरिटी स्टडीज मार्जिनलाइजेशन का शिकार हुआ है, हो रहा है। देयर इज अ सिंसियर नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स that why minority studies in India has suffered a gross negligence. It is a neglected research area, and how do we strengthen that? That will begin from the classroom, from the classes, from the research minds, the young mind, all of you there who are doing a lot of research on minorities. We need to understand that minority is not about only talking about Muslims, Christians, or Jains, but it is a complex, large number of groups on basis of वेरियस फैक्टर्स एंड डायमेंशंस। इसलिए हमें उन कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में देने की जरूरत है। आज मैंने आपके सामने सिर्फ एक पहलू के ऊपर रोशनी रखने की कोशिश की है। हमने ये बताने की कोशिश की है कि माइनॉरिटी स्टडीज के कौन से खास थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं जिसके बिना पर हम माइनॉरिटी स्टडीज को टेकअप कर सकते हैं और अपने एकेडमिक और तमाम रिसर्च को एक साइंटिफिक, रैशनल और बेसिस दे सकते हैं। और कल को कोई एक हमारा साथी, हमारा दोस्त दुनिया के किसी भी कोने में ये ना कह पाए कि माइनॉरिटी स्टडीज पे रिसर्च करके क्या हासिल है, माइनॉरिटी स्टडीज की थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, कौन से फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्या मेथोडोलॉजी है। हमारे पास तमाम आसाइश हैं, वो तमाम एकेडमिक टूल्स एंड मेथोडोलॉजी हैं जिसके जरिए माइनॉरिटी स्टडीज को नेग्लेक्ट से मोस्ट प्रेफर्ड की तरफ ले जाने में मदद क्या दी मिल सकती है। एक ऐसे एरिया की तरफ हम जा सकते हैं जिसपे हम इतनी तवज्जो हासिल कर पाएंगे जिसे एक खास नायाब रिसर्च राइटिंग दुनिया के सामने पेश कर पाए, और बॉडी ऑफ नॉलेज के सामने, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज के सामने हम एक नया वैल्यू एडिशन कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी गुफ्तगू पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुसलसल इस कड़ी को अपने 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 वक्त में कुछ जगह जरूर देंगे। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा इसी ज़मन में कुछ और एपिसोड्स के जरिए, ताकि माइनॉरिटी स्टडीज की पूरी कड़ियों को आपके सामने अपनी जुबान में, अपने तौर तरीके से हिंदुस्तानी भाषा में आपके सामने रख सकूं। और मैं उन तमाम ऑडियंस के लिए भी आऊँगा जो दरअसल हिंदुस्तानी और ख़ास तौर से उर्दू, अंग्रेज़ी को नहीं समझ पाते हैं या उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। दोनों तरह के वीडियोज़ आपके सामने लाऊँगा। फ़िलवक़्त मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, देखें और सब्सक्राइब करें। स्कॉलर्स स्पेस आपका चैनल है, आपके लिए है, आपकी अपनी भलाई के लिए है। आपको और तमाम मशवरे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हम उन तमाम मौज़ूओं पे जिस पर आप मशवरे देंगे, आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन उस पर एक वीडियो आपके सामने, एक मालूमाती वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़, अपना ध्यान रखें एंड स्टे ट्यून्ड एट स्कॉलर्स स्पेस इंडिया यूट्यूब चैनल इट्स फॉर यू। थैंक यू।